रेडियो एक्टिविटी बेसिकली इज अ प्रोसेस, इज अ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन। रेडियो एक्टिविटी बेसिकली क्या है, कोई हैवी पार्टिकल है, हैवी एलिमेंट है, उससे स्पॉन्टेनियसली मतलब अचानक से रेडिएशंस का एमिट होना, रेडिएशंस का निकलना, उसको हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, द फिनोमिना ऑफ spontaneous emission of radiation from a heavy element is known as radioactivity, इस फिनोमिना को क्या नाम देते हैं, रेडियो एक्टिविटी नाम देते हैं। रेडियो एक्टिविटी सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया साल्ट में, है ना, रेडियो एक्टिविटी सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया साल्ट में। और ये कब किसने ऑब्जर्व किया, इसने किया हेनरी बी क्वेरेल ने 1896 में सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना को ऑब्जर्व किया। और ये किसके अंदर किया, यूरेनियम साल्ट के अंदर। और जो एलिमेंट जिसके अंदर ये फिनोमिना होता है उसको हम नाम देते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इसलिए जो यूरेनियम है उसको क्या कहा गया, उसको रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहा गया। तो फर्स्ट इन 1896 रेडियो एक्टिविटी was observed by हेनरी बी क्वेरेल। इसके नाम पर इसकी यूनिट भी है, बी क्वेरेल एक रेडियो एक्टिविटी की यूनिट भी होती है जिसको आगे चल के मैं आपको लिखवाऊंगा। was observed by हेनरी बी क्वेरेल। बी क्वेरेल की स्पेलिंग है BECQ UEREL। हेनरी बी क्वेरेल, रेडियो एक्टिविटी was observed in यूरेनियम साल्ट। तो सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी को ऑब्जर्व करने वाले थे हेनरी बी क्वेरेल। हेनरी बी क्वेरेल के ऑनर में, हेनरी बी क्वेरेल के सम्मान में इसकी यूनिट भी रखी गई है। हालांकि इसकी कई सारी यूनिट्स है रेडियो एक्टिविटी की, एक यूनिट उनमें से है हेनरी बी क्वेरेल। हेनरी यूनिट नहीं है, बी क्वेरेल इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, जिसको लिखा जाता है BE से। उसके बाद आए मैडम क्यूरी और पेरी क्यूरी। मैडम क्यूरी और पेरी क्यूरी ने उसके बाद एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट खोजा, और उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट की जो रेडियो एक्टिविटी थी वो यूरेनियम की एक्टिविटी से, यूरेनियम के रेडिएशन से 10⁻6 टाइम्स ज़्यादा थी, 10⁻6 टाइम्स ज़्यादा थी। और उन्होंने जो एलिमेंट सर्च किया उसका नाम था रेडियम। तो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, in uranium पेरी क्वेरी, ये दोनों अलग अलग नाम है, पेरी क्वेरी और मैडम क्यूरी, पेरी क्यूरी एंड मैडम क्यूरी। पेरी क्यूरी एंड मैडम क्यूरी डिस्कवर्ड अ न्यू रेडियो एक्टिव एलिमेंट, named as रेडियम। मैडम क्यूरी और पेरी क्वेरी ने जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट सर्च किया, जो डिस्कवर किया, उसका नाम था रेडियम। ठीक है, और हेनरी बी क्वेरेल ने जो सर्च किया था वो किसमें किया था, यूरेनियम साल्ट ने। रेडियम की जो रेडियो एक्टिविटी है वो यूरेनियम के कंपैरिजन में 10⁻6 टाइम्स ज़्यादा होती है। इसके बाद बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आए, इसके बाद रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आए, यूरेनियम आया, थोरियम आया, प्लूटोनियम आया, और उसके
नेपटूनियम आया, तो बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट उसके बाद डिस्कवर किए गए। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जिनसे आपका पाला पड़ेगा या जो आपको बार बार सुनने को मिलेंगे? तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, तो ये कौन कौन से होंगे? एक जैसे कि यूरेनियम की हमने ऑलरेडी बात करी ली, यूरेनियम। एक है रेडियम, एक आपको सुनने को मिलेगा थोरियम, एक आपको मिलेगा प्लूटोनियम, और एक मिलेगा आपको ये क्या बोलते हैं इसको, नेपटूनियम। नेपटूनियम। अगर मैं ये बात करूं कि कौन से न्यूक्लियस हैं जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, तो जो भी न्यूक्लियस है जिनका एटॉमिक नंबर 84 से ज़्यादा होता है, न्यूक्लियस विच हैव एटॉमिक नंबर मोर देन 84, 84 या 84 से ज़्यादा जिनका एटॉमिक नंबर होता है, वो सारे के सारे 82 सॉरी, वो सारे के सारे वो क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। तो न्यूक्लियस विद एटॉमिक नंबर greater than 82, nucleus with atomic number greater than 82 are naturally radioactive, are naturally radioactive। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन क्या क्या बन गए? ये बन गया कि कौन से न्यूक्लियस रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। तो वो न्यूक्लियस जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है वो सारे के सारे नेचुरली रेडियो एक्टिव होते हैं। उसके अलावा इसकी यूनिट या सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी की जो खोज है, डिस्कवरी है, वो किसने की? वो हेनरी बीक्वेरेल ने की। पेरी क्वेरी, मैडम क्वेरी ने कौन सा एलिमेंट सर्च किया? तो उन्होंने एलिमेंट सर्च किया रेडियम। और इसके अलावा इसमें से कुछ नहीं बनेगा जो अभी तक हमने बात की है। यहां तक क्लियर है सब? यहां तक क्लियर है क्या? अभी तक हमने जो बात की है यहां तक क्लियर है सभी को? मैडम क्यूरी है वो, पेरी क्वेरी और मैडम क्वेरी। बेसिकली वो मदामे है, मदामे ऐसे लिखा जाता है वो। मैडम भी नहीं लिखा जाएगा, MADMAE, MADAME, मदाम। जो कौन सी फॉरेन लैंग्वेज होती है ना, इटली की होती है, कौन सी लैंग्वेज होती है आई डोंट नो। तो मदाम है, मदाम क्यूरी, पेरी क्यूरी, दो नाम है, पेरी क्यूरी और मैडम मदामे क्यूरी। मतलब मैडम ही बोलेंगे, अपने इंडियन एक्सेंट में इसको मैडम बोलेंगे। तो मैडम क्यूरी। यहां तक क्लियर है? उसके बाद यदि लाइटर न्यूक्लियाइज को, ऐसे एलिमेंट्स जो हल्के हैं उन्हें यदि हमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम उसके ऊपर बॉम्बार्टमेंट कराते हैं स्पेशल टाइप ऑफ पार्टिकल से। और जब हम किसी पार्टिकल को, लाइट पार्टिकल को जो कि नेचुरली रेडियो एक्टिव नहीं है और उसको हम रेडियो एक्टिव बनाते हैं, तो ऐसी जो रेडियो एक्टिविटी है उसको हम नाम देते हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी या इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी। ठीक है? तो व्हेन अ lighter nuclei when a lighter nuclei is converted into a radioactive element by the bombardment of special type of particles special type of particles then this type of radioactivity is known as artificial or induced radioactivity।
आर्टिफिशियल और इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी। तो ऐसी एक्टिविटी को हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं आर्टिफिशियल और इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, ऐसी एक्टिविटी को हम क्या नाम देते हैं, आर्टिफिशियल और इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी। खैर ये तो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, यहाँ तक कोई नहीं पूछेगा आपसे। अब हम बात करते हैं रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, जहाँ से क्वेश्चन वगैरह बनते हैं उसकी हम सीधी सीधी बात कर लेते हैं। तो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। तो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने बचे हैं आफ्टर टाइम टी। ठीक है, एक रिलेशन होता है जिसको कहते हैं रदरफोर्ड एंड सोडी रिलेशन या रदरफोर्ड एंड सोडी लॉ फॉर रेडियो एक्टिव डिके। तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एंड सोडी लॉ फॉर रेडियो एक्टिविटी, और इनका जो लॉ था वो क्या था, वो लॉ था कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अनडिकेड आफ्टर टाइम टी प्रोपोर्शनल था -dn/dt, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो -dn/dt प्रोपोर्शनल टू n। मीन्स एट एनी इंस्टेंट, इंस्टेंट का मतलब टाइम, द रेट ऑफ डिके का मतलब है ये क्या है, रेट ऑफ डिके। तो एट एनी इंस्टेंट रेट ऑफ डिके इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज या नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट या नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज अनडिकेड एट दैट टाइम। ठीक है, तो ये जो n है ये क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज, और ये कौन से अनडिकेड जो जिनका क्षय नहीं हुआ है वो वाले। तो रदरफोर्ड एंड सोडी का जो लॉ है उसके अकॉर्डिंगली रेट ऑफ डिके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट और एट दैट टाइम, यानी कि dn/dt इज प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा। और dn/dt को आप एक कांस्टेंट, अगर ये प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको कहेंगे लैम्बडा, और वो लैम्बडा को हम नाम देंगे डिके कांस्टेंट। लैम्बडा इज नोन एज डिके कांस्टेंट। इस लैम्बडा को यहां पर नाम दिया जाएगा डिके कांस्टेंट। लैम्बडा इज नोन एज डिके कांस्टेंट, और यहां से आप एक रिलेशन बनाते हो। क्या रिलेशन बनाते हो, n इक्वल्स टू n0 e पावर माइनस लैम्बडा टी। n इक्वल्स टू n0 e पावर माइनस लैम्बडा टी, जहां ये जो n0 है, n0 का मतलब है नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज एट टाइम t नॉट, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टाइम t इक्वल्स टू 0। इनिशियली जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे उनकी संख्या, कितने अनडिके रह गए वो है n, e एक्सपोनेंशियल है, लैम्बडा का मतलब है डिके कांस्टेंट और t का मतलब है टाइम। यहां तक क्लियर है बात। डिके कांस्टेंट को और भी नाम देते हैं, इसको और कहते हैं डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसको और नाम दिया जाता है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, और इसके अलावा इसको रेडियो एक्टिविटी कांस्टेंट भी कहा जाता है। रेडियो एक्टिविटी कांस्टेंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी कांस्टेंट। अलग अलग नाम है इसके, तो अलग अलग नाम में से कोई से भी इसको यूज कर सकते हैं। यहां तक बात क्लियर है। तो अगर n और t के बीच में ग्राफ बनाया जाए, तो वो जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा कुछ। विद द टाइम एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, तो विद द टाइम नंबर ऑफ डिके, जो अनडिकेड एलिमेंट है वो कम होते जा रहे हैं, जो न्यूक्लियस है उसका डिसइंटीग्रेशन लगातार होता जा रहा है।
तो यहाँ ये ग्राफ बन गया n इक्वल्स टू एन नॉट ई पावर माइनस लेमडा टी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, जो लेमडा है, लेमडा डिपेंड करता है किस पर, टाइप ऑफ सब्सटेंस पर। लेमडा डिपेंड करता है नेचर ऑफ सब्सटेंस पर। ये इंडिपेंडेंट होता है किससे, टाइम से। टाइम से इसका कोई लेना देना नहीं है और ना ही कोई फिजिकल और केमिकल चेंज से इसका कोई लेना देना है। तो लेमडा डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस, नेचर ऑफ सब्सटेंस। इट इज independent of time and any physical and chemical change, इसी तरह का कोई फिजिकल और कोई केमिकल चेंज उससे ये इंडिपेंडेंट है। ये केवल और केवल डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सब्सटेंस पर। ये केवल और केवल डिपेंड करेगा किस पर, नेचर ऑफ सब्सटेंस पर। ठीक है, नेचर ऑफ सब्सटेंस पर ये डिपेंड करेगा। किसी तरह का कोई फिजिकल केमिकल चेंज से इसको कोई लेना देना नहीं है। साथ ही ये टाइम पर भी इंडिपेंडेंट होगा, टाइम से भी ये क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, अगर इसके बाद यहां तक बात क्लियर है क्या? नथिंग बट dn ओवर dt, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, और या काउंट रेट भी बोल सकते हो, या इसको आप बोल सकते हो नंबर ऑफ एटम्स पर सेकंड, है ना। तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो है उसको हम नाम देते हैं एक्टिविटी। तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज नोन एज डिस एक्टिविटी। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज नोन एज एक्टिविटी। इसको हम नाम देते हैं एक्टिविटी, एंड एक्टिविटी इज शोन बाय ए। और एक्टिविटी जो है, क्योंकि dn अपॉन dt इक्वल्स टू है लैम्डा n, है ना, एज वी नो dn ओवर dt इक्वल्स टू है लैम्डा n, माइनस यहाँ लगा हुआ है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, a के। तो वी कैन ऑल्सो राइट, हम ये भी लिख सकते हैं कि हमारे पास जो बना था n इक्वल्स टू एन नॉट ई पावर माइनस लेमडा टी, इसको लेमडा से दोनों साइड मल्टीप्लाई करा दो, तो यहां से हम ये भी लिख सकते हैं कि a इक्वल्स टू ए नॉट ई पावर माइनस लेमडा टी। तो एक रिलेशन हम ये भी बना सकते हैं, ये एक्टिविटी एट एनी टाइम इंस्टेंट टी पर है और ये इनिशियल एक्टिविटी है। तो यहाँ से सीधा सा रिलेशन बन सकता है मेरे हिसाब से, इसमें कोई दिक्कत समझने में ऐसी कुछ होनी नहीं चाहिए। फिर आती है बात यूनिट की, कि एक्टिविटी की यूनिट्स क्या क्या होती है। तो इसकी बहुत सारी यूनिट्स होती है जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, डायरेक्ट एग्जाम में पूछी भी जा सकती हैं। तो यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी के ऊपर काम किया, तो उनके सम्मान में, उनके ऑनर में जो एक्टिविटी है उसकी यूनिट जो है उसका नाम उन साइंटिस्ट के नाम पर रख दिया गया। फॉर एग्जाम्पल, मैं पहली यूनिट की बात करूं जिसको कहते हैं बीक्वेरल, है ना। तो बीक्वेरल, हेनरी बीक्वेरल का नाम था, तो उनके नाम पर एक यूनिट रखी गई बीक्वेरल, BEC। तो इनकी स्पेलिंग मेरे को तो याद होती नहीं भाई, QUEREL, बीक्वेरल। और 1 बीक्वेरल इक्वल्स टू होता है 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ये 1 बीक्वेरल है। इसी तरह से एक यूनिट होती है रदरफोर्ड, तो 1 रदरफोर्ड इक्वल्स टू होता है 10 पावर 6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। इसी तरह से होता है क्यूरी, तो 1 क्यूरी इक्वल्स टू होता है 3.7 इंटू 10 पावर 11 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। तो ये अलग अलग यूनिट है, सारी यूनिट्स हैं एक्टिविटी की, पर बीक्वेरल जो है वो 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड है, एक है 1 रदरफोर्ड इक्वल्स टू 10 पावर 6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। और वहीं अगर हम क्यूरी की बात करें, अगर मतलब आपको एक्टिविटी क्यूरी में दी जा रही है, तो क्यूरी का मतलब है 3.7 इंटू 10 पावर 11, 3.7 इंटू 10 पावर 11 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अगर अब आपको छोटी छोटी कुछ चीजें मैं बता रहा हूं जिनको आप नोट बना के लिख लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपको लिखा जाए एक्टिविटी पर ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस, तो अगर आपको लिखा जा रहा है एक्टिविटी पर ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस,
तो एक्टिविटी पर ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस को बोला जाता है स्पेसिफिक एक्टिविटी, इज नोन एज स्पेसिफिक एक्टिविटी, known as specific activity। 1 ग्राम रेडियम की स्पेसिफिक एक्टिविटी, स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम रेडियम, 1 ग्राम रेडियम, 1 ग्राम रेडियम की स्पेसिफिक एक्टिविटी की जो वैल्यू है वो होती है 226 क्यूरी, 226 क्यूरी। फिर आपको 1 मिली क्यूरी याद करना है, यूनिट्स कुछ याद करनी है। 1 मिली क्यूरी, 1 मिली क्यूरी, 1 मिली क्यूरी इक्वल्स टू होता है 37 रदरफोर्ड। 1 मिली क्यूरी इक्वल होता है 37 रदरफोर्ड। हालांकि ये यहीं से आया है, यहाँ से इस रिलेशन से बनाया है। इन दोनों को इक्वल करो, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड को, तो यही बनेगा 37 रदरफोर्ड। चाहो तो इन दोनों को याद कर लो, डायरेक्ट इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है, बना सकते हो, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिक्रीज एज द नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई डिक्रीज विद टाइम। इतना याद नहीं रखना है, एक्टिविटी जो होती है वो हाफ टाइम के, हाफ लाइफ के रेसिप्रोकल होती है। एक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ हाफ लाइफ, एक्टिविटी हाफ लाइफ के रेसिप्रोकल होती है। ये कैसे होती है इसको हम नेक्स्ट सेक्शन में देखने वाले हैं। यहां तक चीजें क्लियर है क्या? फिर रुक गया, अब आ रहा होगा। यहां तक क्लियर है चीजें? अब हम बात करते हैं हाफ लाइफ की, कि हाफ लाइफ क्या होती है ना। अब हम डिस्कस करते हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ को लिखा मैंने टी हाफ से, टी हाफ। तो हाफ लाइफ का मतलब वो लाइफ जिसमें जो नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाइज हैं उनकी जो नंबर है वो इनिशियल की n0/2 हो जाए। यानी कि हमारे पास जो फॉर्मूला है n इक्वल्स टू n0 e⁻⁻λt। तो यहां पर अगर मैं n की जगह सब्सटीट्यूट कर दूं n0/2 और यहां पर है n0 e⁻⁻λt, तो यहां क्या बन जाएगा, यहां बन जाएगा e⁻⁻λt इक्वल्स टू 1/2। दोनों साइड ले लेते हैं लॉग, तो ये बनेगा -λt और ये बन जाएगा -log e2, 2 के बेस पर, है ना। और फिर इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है टी हाफ का, और ये फॉर्मूला बनता है ये टी, इस टी को मैंने लिख दिया टी हाफ, तो यहां से बनेगा टी हाफ लाइफ इक्वल्स टू हो जाएगा log e बेस पर 2 और ये हो गया लैम्बडा। तो ये हाफ लाइफ का फॉर्मूला हो गया। और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिख दूं फर्दर, तो इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन लैम्बडा, 0.693 अपॉन लैम्बडा। ये किसकी वैल्यू हो गई, ये टी हाफ की वैल्यू हो गई। क्लियर है यहां से? ये किसकी वैल्यू हो गई, टी हाफ की वैल्यू हो गई। क्लियर है यहां तक? इसको कहते हैं हाफ लाइफ ऑफ सब्सटेंस। अब मेरे को कुछ चीजें बताओ, मैं एक टेबल बना रहा हूं, कुछ चीजें बताओ मेरे को। यहां लिखा मैंने टाइम, टाइम को लिखा मैंने टी से, यहां पर लिखा मैंने एन, एन का मतलब है नंबर ऑफ अनडिकेड, नंबर ऑफ इनिशियल एटम्स, है ना। यहां पर है नंबर ऑफ इनिशियल एटम्स, इनिशियल एटम्स, नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स, इनिशियल एटम्स। फिर यहां पर है रिमेनिंग फ्रैक्शन ऑफ, यहां पर है n अपॉन एन नॉट, n अपॉन एन नॉट, और यहां पर है वैल्यू किसकी, n नॉट माइनस n अपॉन एन नॉट, अपॉन एन नॉट।
ये 3-4 वैल्यू है मैंने लिखी है। तो एट टी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स एन, नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स, नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स, और इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स है एन नॉट, इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स है एन नॉट। ठीक है, क्वेश्चन इज एट इनिशियली, इनिशियली यानी कि टी इक्वल्स टू 0, टी इक्वल्स टू 0 पर अनडिकेड एटम्स जो होंगे वो कितने होंगे, एन नॉट। तो एन की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, एन नॉट हो गई। तो एन अपॉन एन नॉट का रेशो कितना आ गया, 1, एन अपॉन एन नॉट का रेशो आ गया 1, यानी कि आप ये रेशो निकाल रहे हो एन नॉट अपॉन ई पावर माइनस लैम्डा टी। एन का मतलब होता है अनडिकेड और एन नॉट जो है इनिशियल, तो ये आ गया 1। तो ये जो रेशो है ये कितना हो गया, 0। ये रेशो कौन सा है, फ्रैक्शन ऑफ एटम्स डिकेड। ये कौन सा एटम है, फ्रैक्शन ऑफ एटम्स डिकेड, जो डिके हो चुके हैं। ये वो है। फिर मैंने लिया t इक्वल्स टू टी हाफ, t इक्वल्स टू टी हाफ। तो नंबर ऑफ अनडिकेड कितने हो गए, n इक्वल्स टू एन नॉट बाई 2, n इक्वल्स टू एन नॉट बाई 2। और यहाँ पर n की वैल्यू एन नॉट बाई 2 डाल दी तो यहाँ पर आ गया 50। यहाँ तो इसका मतलब कितना हो गया, 50% जो है वो फ्रैक्शन आ गया और 50% डिके हो गए। और जो 50% है वो डिके हो चुके हैं, 50% बच गए और ये 50% बच गए और ये 50% क्या हो गए, डिके हो गए। फिर मैंने क्या किया, हाफ लाइफ का ट्वाइस कर दिया, टी हाफ। तो इस हाफ लाइफ का ट्वाइस कर दिया था, यहाँ था एन नॉट बाई 2, तो इसका 2 गुना कर दिया, इसका 2 गुना कर दिया यानी कि 1/2 हो गया होगा, आधा हो गया होगा और भी। तो ये कितना हो गया, 1/2 और एन नॉट बाई 2, 1/2 एन नॉट बाई 2, तो ये बना होगा एन नॉट बाई 2 स्क्वायर, एन नॉट बाई 2 स्क्वायर बना होगा यानी कि आधे का भी आधा कितना हो गया, 1/4, 25% बच गए और कितने खत्म हो गए, 75% खत्म हो गए होंगे। टोटल प्रोबेबिलिटी 100% है तो ये आ गया 75%। और ये कितने हो गए, 50% रिमेनिंग है, यहाँ पर 50% रिमेनिंग है, यहाँ पर 100% रिमेनिंग है। फिर मैंने इसका थ्राइस कर दिया, इसका थ्राइस कर दिया टी हाफ का। तो यहाँ पर आ गया होगा, यहाँ 2/2 है तो यहाँ हो गया होगा 2/6, पहले 1/2, 1/2 और एन नॉट बाई 2, कुछ ऐसा बना होगा, 1/2, 1/2 और एन नॉट बाई 2 यानी कि 2/3। तो ये बना होगा एन नॉट अपॉन 2/3। ठीक है, और इसका आधा हो गया होगा तो 1/8, 1/8 का मतलब 12.5%, तो ये हो गया 12.5%। तो यहाँ कितना बचा होगा, यहाँ बचा होगा 87.5%, 87.5% खत्म हो गया, ये रिमेनिंग है। अब इसका 4 टाइम्स कर दो, तो 4 टाइम्स करोगे तो टी हाफ ये कितना हो जाएगा, एन नॉट अपॉन 2/4। तो यहाँ कितना हो गया, 8 का भी आधा, तो 16 टाइम्स है ना, इस तरह से चलता जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर t को मैं एन टी हाफ लिख दूँ, अगर मैं t की वैल्यू को एन टी हाफ लिख दूँ तो यहाँ से मेरे पास फॉर्मूला बनेगा t इक्वल्स टू एन टी हाफ, इंटीजर के फॉर्म में चला रहा हूँ मैं इसको, तो टी हाफ। तो यहाँ जो वैल्यू है सेकेंड वैल्यू, यहाँ कितना आएगा, n इक्वल्स टू एन नॉट अपॉन n 2/n, ये फॉर्मूला बनेगा। और यहाँ आप देखो क्या बन रहा है, पहला बना 1/2, फिर बना 1/2 स्क्वायर, फिर बना 1/2 पावर क्यूब, फिर बना होगा 1/2 पावर 4। तो यहाँ बना होगा 1/2 पावर 4 यानी कि 1/16। तो यहाँ पर बन रहा होगा 1/2 पावर n। और ये कौन से हैं, जो कि अनडिकेड हैं और डिके जो हो चुके हैं वो एक में से माइनस हो रहे हैं। तो ये क्या है, नंबर ऑफ अनडिकेड, यानी कि ये जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, n/n0, हाफ लाइफ के लिए। ठीक है, हाफ लाइफ के लिए। तो वी कैन से दैट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अनडिकेड आफ्टर n हाफ लाइफ कितना हो गया, n इक्वल्स टू एन नॉट 1/2 पावर n। और यहां से ये रिलेशन अगर मैं यूज करता हूं तो वेयर n इक्वल्स टू t/t हाफ,
और ये रिलेशन तुम्हारे बहुत काम आएगा, इस रिलेशन का बहुत यूज तुम्हें देखने को मिलेगा क्वेश्चंस के अंदर, टी हाफ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, इंपॉर्टेंट। क्लियर है यहां तक? चलो अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं मीन लाइफ और एवरेज लाइफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मीन लाइफ और एवरेज लाइफ। मीन लाइफ और एवरेज लाइफ। तो मीन लाइफ या एवरेज लाइफ बेसिकली इज नोन एज अ टाइम। ये एक टाइम पीरियड है, ये वो टाइम है जिस टाइम तक कोई भी न्यूक्लियाई एक्टिव रहता है। वो टाइम जिस टाइम तक कोई भी न्यूक्लियाई एक्टिव रहता है उसकी मीन लाइफ या एवरेज लाइफ कहलाती है। द टाइम फॉर विच a radioactive time for which a radioactive material remains active is known as mean life और एवरेज लाइफ। मीन लाइफ और एवरेज लाइफ, और इसको हम शो करते हैं टाउ से। इसका अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहें, यानी कि डेफिनेशन से हम इसका फॉर्मूला लिखना चाहें, तो टाउ का जो फॉर्मूला होता है मीन लाइफ का या एवरेज लाइफ का, वो फॉर्मूला होता है सम ऑफ लाइफ्स ऑफ ऑल एटम्स, सम ऑफ लाइफ ऑफ ऑल एटम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ एटम्स। और जब इस फॉर्मूला का सॉल्यूशन निकाला जाता है तो यहां पर आता है 1/λ, मीन्स टाउ इक्वल्स टू होता है 1/λ। एंड टाउ इज अ टाइम। जो टाउ है वो एक टाइम है, तो यहां से टाउ की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ रही है? 1/λ के बराबर आ रही है। तो अगर मैं ये कहूं कि हमारे पास रिलेशन है n इक्वल्स टू n0 e पावर -λt, और लैम्बडा की वैल्यू को अगर मैं यहाँ से 1/τ रख दूं तो n इक्वल्स टू n0 e पावर t/τ ऐसा लिख सकता हूं मैं। और यदि मैं t को टाउ के बराबर कर दूं, इफ t इक्वल्स टू टाउ, अगर मैं इन दोनों को आपस में इक्वल कर दूं तो यहां से बनता है n0 e पावर t/t, जो कि बन जाता है n0/e। n0/e का मतलब हो गया कि n जो है वो 0.37 ऑफ n0 हो गया। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि जो मीन लाइफ है या एवरेज लाइफ है वो टाइम पीरियड है जिसमें कि जो अनडिकेड न्यूक्लियाई है वो 37%, यानी कि जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज हैं वो इनिशियल न्यूक्लियाइज के 37% रह जाते हैं। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि 63% जो न्यूक्लियाई है उसका डिके हो चुका होता है, रिमेनिंग कितना बचता है? 37% या 30.37 जो न्यूक्लियाई है वो अनडिकेड बचता है। तो यहां से मैं डेफिनेशन बना सकता हूं कि it is a time in which 37% nuclei remains undecayed। 37% जो न्यूक्लियाई है वो अनडिकेड रहता है और 63% जो न्यूक्लियाई है उसका डिके हो चुका होता है। एंड 63% न्यूक्लियाई हैज डिकेड, उसका डिके हो चुका होता है। 37% न्यूक्लियाई जो है वो अनडिके रह जाता है। यहां तक क्लियर है बात? तो यदि आप मीन लाइफ और हाफ लाइफ में रिलेशन बनाना चाहें तो सिंस टी हाफ इक्वल्स टू है 0.693 टाउ या लैम्बडा, सॉरी ये है लैम्बडा, एंड टाउ इक्वल्स टू 1/λ। तो आप 1/λ की जगह लिख सकते हैं टाउ, है ना। 1/λ की जगह आप क्या लिख सकते हो? टाउ लिख सकते हो। तो यहां से क्या बनेगा? टी हाफ इक्वल्स टू 0.639 टाउ। ये इन दोनों में रिलेशन हो गया, रिलेशन बिटवीन
हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ, रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ। क्लियर है यहां तक? ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया था इस वर्ष 2023 का जो CUET PG का एग्जाम था उसमें क्वेश्चन भी था ये। 2023 CUET PG के एग्जाम में क्वेश्चन था ये। CUET PG 2023 के एग्जाम में क्वेश्चन था ये। चलो अब कुछ क्वेश्चंस बताओ। क्वेश्चन है अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, a radioactive substance, a radioactive substance decays to 1/16th of its initial activity in 40 days. In 40 days, the half life of the radioactive substance, the half life of radioactive substance, the half life of radioactive substance expressed in days, is ऑप्शन ए है 2.5, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 10 और ऑप्शन डी है 20। रेडियोएक्टिव सब्सटेंस डिकेज टू 1/16 ऑफ इट्स इनिशियल एक्टिविटी इन 40 डेज, यानी कि n/n0 की वैल्यू आपको दे रखी है 1/16। इनिशियल एक्टिविटी इन 40 डेज, टोटल टाइम पीरियड आपको दे रखा है 40 डेज t। आपको हाफ लाइफ निकालनी है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? आप यूज कर लो n = n0 1/2 पावर n, और n की वैल्यू होती है t/t हाफ। तो यहां से आपको बन जाएगा ये फॉर्मूला n/n0 1/2 n। n/n0 की वैल्यू है 1/16 और 1/2 पावर n, तो यहां से n की वैल्यू आ रही है 4। सिंस n = t/t हाफ और ये हो गया 4, तो जो t की वैल्यू है द t इज 40, तो t की वैल्यू है 40, मैं यहां लिख देता हूं। तो t की वैल्यू है 40/t हाफ और ये वैल्यू कितनी है 4, तो यहां से t हाफ की वैल्यू आ गई 10, तो आंसर आ जाएगा आपका 10 आंसर आ रहा है क्या? 10 आंसर आ रहा है 10। तो अभी ऐसे मेरे पास और सारे क्वेश्चन है, काफी सारे क्वेश्चन है मेरे पास, जिनको अभी मैं असाइनमेंट के फॉर्म में अपलोड कर दूंगा इस क्लास के बाद। घंटे डेढ़ घंटा हाफ एन आवर के बाद में, लगभग हाफ या 1 आवर मान के चलो, उसके बाद मैं इसको अपलोड कर दूंगा। तो इसी तरह के क्वेश्चन होंगे रेडियो एक्टिविटी के। एंड एज आई सेड इनिशियली, मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि मॉडर्न फिजिक्स से लगभग 10-12 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से क्वांटम से करीबन आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4। न्यूक्लियर फिजिक्स से करीबन क्वेश्चन होते हैं 5 से 6, जिसमें से लगभग 3 क्वेश्चन आपके रेडियो एक्टिविटी पे फंसेंगे, और वो इसी तरह के क्वेश्चन होंगे, हाफ लाइफ निकालने के, हाफ लाइफ मीन लाइफ में रिलेशन बनाने के, इस तरह के क्वेश्चन होंगे। तो ये असाइनमेंट अभी मैं थोड़ी देर बाद अपलोड कर दूंगा, तो ये सारे क्वेश्चन कर लेना रेडियो एक्टिविटी के। इवन मैं जो न्यूक्लियर के असाइनमेंट है वो भी अपलोड कर दूंगा आज ही, तो वो असाइनमेंट्स आप करते जाना। तो रेडियो एक्टिविटी में ज़्यादा कुछ हमारे पास बचा नहीं है, सीरीज रेडियो एक्टिविटी बची है, यानी कि जब हम रेडियो एक्टिविटी के सीरीज में क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो वो कैसे सॉल्व होते हैं 1 by 1, मतलब कि एक के बाद एक लगातार डिसइंटीग्रेशन हो रहे हैं,
तो उस तरह के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। देन इसमें हमारे पास बचेगा, इसके बाद हम बात करेंगे रेडियो एक्टिविटी की। जो रेडियो एक्टिविटी के बाद हम बात करेंगे जो इक्वेशंस होती हैं, न्यूक्लियर इक्वेशंस, है ना, उसका वो हम कल डिस्कशन करेंगे। कुछ एक क्वेश्चन और मैं भी आपको करा देता हूं जो शायद अटक भी सकते हैं आपको, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि आपको इस तरह का क्वेश्चन मिल सकता है एक, a sample of radioactive element, a sample of radioactive element, sample of radioactive element has a mass of 10 gram, has a mass of 10 gram at an instant t equals to 0, t equals to 0. The approximate mass of this element in the sample after 2 mean lives, after 2 mean lives है, ध्यान रखना ये 2 mean lives is, ऑप्शन है ऑप्शन ए 2.50 ग्राम, ऑप्शन बी है 3.70 ग्राम, ऑप्शन सी है 6.30 ग्राम और ऑप्शन डी है 1.3 ग्राम। अब देखो यहां पर जो है वो ग्राम में दे दिया, तो कुछ नहीं करना आपको, फॉर्मूला सब चेंज कर देना। अभी फॉर्मूला आप पढ़ते हो n इक्वल्स टू एन नॉट ई पावर माइनस लेमडा टी, अब ग्राम में दे दिया है तो उसको ग्राम में चेंज कर लो, m इक्वल्स टू एम नॉट ई पावर माइनस लेमडा टी। बाकी सारी कहानी सेम है ना। इनिशियली जो है वो 10 ग्राम दे रखा है, तो यहां से फॉर्मूला में वैल्यू रखो इनिशियल 10 ग्राम। उसके बाद t इक्वल्स टू 0 की कहानी दे रखी है और 2 मीन लाइफ्स है, तो e पावर माइनस लेमडा टी, तो t की वैल्यू है 2 मीन लाइफ्स यानी कि 2 टाउ, और टाउ और लेमडा के बीच में क्या रिलेशन होता है 1 अपॉन लेमडा, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 2 10 e पावर माइनस लेमडा, और इसको मैं लिख दूंगा 2 अपॉन लेमडा, तो लेमडा से लेमडा कट तो e पावर माइनस 2 हो जाएगा, e पावर माइनस 2 तो ये 10 अपॉन e की पावर 2, और इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से आंसर आ जाएगा आपके पास d 1.35 ग्राम। तो अगर आपको मास दिया जाए तो मास के केस में आप इसको इस तरह से कन्वर्ट कर लोगे, n की जगह m लिख दोगे और उसका इस तरह से आंसर निकाल दोगे। क्लियर है यहां तक? सबसे ज्यादा सिंपल जो रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चन है वही होंगे, और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको स्कोर करने में हेल्प करेंगे। यानी कि अगर ये 3-4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं आपके न्यूक्लियर फिजिक्स से रेडियो एक्टिविटी के, तो आप मान के चलो कि अगर आपने थोड़ा बहुत भी रेडियो एक्टिविटी का नॉलेज है, थोड़ा बहुत भी आपके फॉर्मूले ध्यान रह गए, तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का आता है और 3 क्वेश्चन आ गए तो 12 नंबर आपके सीधे सीधे स्कोर हो जाते हैं रेडियो एक्टिविटी से, है ना। तो ये स्पेशल फोकस रखना इसके ऊपर, बहुत ही सिंपल है और स्कोरिंग है, तो ये गलत नहीं होने बच गया है। उसको हम कल डिस्कस करेंगे, सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन, एंड देन कल ही हम स्टार्ट करेंगे जो न्यूक्लियर रिएक्शंस है। न्यूक्लियर रिएक्शंस मतलब जो हम रिएक्शन पढ़ते हैं, फ्यूजन रिएक्शन, फिजन रिएक्शंस, वो कल हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद इसमें एक दिन का टॉपिक और बचेगा एलिमेंट्स, वो हमें डिस्कस करना है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स ऑलमोस्ट हमारी 10 टू या 11 तक फिनिश हो जाएगा। और मैंने आपको पहले ही कहा कि जो कौन सा पार्ट है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, उसको अपलोड करना मेरे को बाकी है।